हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र का बुक 2 का चैप्टर 2 नियोजित विकास की राजनीति। तो ये चैप्टर 2 है हमारे रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 कवर करने वाले हैं चैप्टर का। तो 2 पार्ट्स में ये वीडियो आपको मिलने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विकास की शुरुआत। तो जैसे आपको पता है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसमें भारत की सरकार के समक्ष 3 मुख्य चुनौतियां बताई गई थी जिनसे उनको निकलना था आज़ादी के बाद। तो पहली चुनौती थी क्षेत्रीय अखंडता रखना, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना और तीसरी चुनौती थी नियोजित विकास करना। तो तीसरी चुनौती सबसे मुश्किल साबित हुई। कैसे? क्योंकि यहाँ पर दृष्टिकोण सबके अलग अलग थे और ये मुद्दा बाकी मुद्दों की तरह ही बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा था। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे विकास की शुरुआत। विकास की शुरुआत कैसे हुई भारत में, राजनीतिक टकराव और सहमति देखेंगे। फिर हम किन मुद्दों पर थे राजनीतिक टकराव और किन मुद्दों पर सबकी सहमति थी वो देखेंगे। फिर दक्षिणपंथी और वामपंथी क्या है वो जानेंगे। विकास की धारणाएं जानेंगे। विकास के मॉडल क्या अपनाए गए भारत में वो जानेंगे। शुरुआती कदम क्या थे विकास के मॉडलों को प्राप्त करने की ओर वो जानेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है वो जानेंगे। योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में जानेंगे। नियोजन के बारे में जानेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा और लोहे इस्पात। तो लोहे इस्पात क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्टील इसे हम बोलते हैं, ठीक है। लोहा, कार्बन, इन सब धातुओं को मिलाकर एक मिश्रित धातु तैयार किया जाता है। इस्पात, उसे स्टील कहते हैं, ठीक है। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। दोहन मतलब यूज होना। तो जब इस्पात की विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में मांग बढ़ गई तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। मतलब उड़ीसा के अंदर लौह अयस्क का विशाल भंडार था और जिसका यूज़ होना भी बाकी था, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग की पूर्ति करनी चाहिए। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी इससे राज्य में ज़रूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, उड़ीसा की सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस लौह अयस्क का यूज़ किया जाए। तो उसने क्या किया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माता थे और राष्ट्रीय स्तर के थे उनके साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें, ठीक है। सरकार ने क्या सोचकर हस्ताक्षर करे कि राज्य में ज़रूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा। मतलब ये लोहा यूज़ होगा तो राज्य में पैसा आएगा जिससे लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे, ठीक है। अगर इस्पात के दोहन के लिए यहाँ पर कंपनियां बनाई जाएंगी, उद्योग स्थापित होंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर निकलेंगे, है ना, ताकि उड़ीसा की उन्नति हो सके। सरकार ने इसलिए ऐसा सोचा। पर इसका सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इससे कोई सहमत था तो कोई असहमत। क्यों थे असहमत? अब देखो, ये जो इस्पात वाली जगह है तो यहाँ पर कुछ वन वाले क्षेत्र भी थे, है ना, जहाँ पर जनजातियाँ रहती थी। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचने का भी खतरा था। तो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जहाँ पर लौह अयस्क का ज़्यादातर भंडार था उड़ीसा में, वहाँ पर क्या था, आदिवासी बहुल क्षेत्र थे, जनजातियाँ रहती थी। तो उनको इस बात का डर था कि उद्योग लग गए तो उनका घर बार छिन जाएगा, ठीक है, उन्हें वहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। और जो पर्यावरणविद थे उन्होंने सोचा कि इससे खनन होगा, उद्योग बढ़ेगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, है ना। केंद्र सरकार चाहती थी कि अगर उद्योग लग गए तो क्या होगा, फ़ायदा होगा लोगों को और इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश के पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। तो इसके सबके अलग अलग हित थे इससे, है ना। तो आगे देखेंगे राजनीतिक टकराव और सहमति। इस तरह के फैसलों में, ये जो अभी हमने पीछे उड़ीसा के बारे में पढ़ा, इस तरह के फैसलों में सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है, ठीक है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर ज़रूर होनी चाहिए, है ना। तो एक सामाजिक समूह है जैसे हमारा शहरी समूह हो गया, फिर एक सामाजिक समूह है जिसे हम जनजातीय समूह कहते हैं। इन दोनों के हितों की तुलना देखी जाएगी, है ना, किसके इससे ज़्यादा हित सध रहे हैं, किसका इससे नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं तो सबके सामाजिक हित देखे जाते हैं, है ना। तो या तो ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर ज़रूर होनी चाहिए। आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल से बंधे हुए थे, मतलब एक विजन से बंधे हुए थे। क्या था वो मॉडल? विकास का मॉडल, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। मतलब क्या था, जब पहले विकास की बात की जाती थी तो विकास की दृष्टि से यही कहा जाता था कि पाश्चात्य देश जैसा विकास होना चाहिए। विकास की जब बात आती थी तो पाश्चात्य देशों की बात की जाती थी, है ना। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आर्थिक समृद्धि को ज़्यादा महत्व दिया गया था, केवल अर्थव्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया गया था विकास के पैमाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना ही
विकास की धारणा थी उस समय पे कि जैसे पश्चिम के मुल्क हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक हैं, उसी तरह बाकी देशों को भी आधुनिकीकरण के दौर से गुजरना होगा और तभी वो विकसित देश बन पाएंगे। ठीक है, विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, अविकसित और विकासशील बताकर उसके बारे में अपनी राय देता था। ठीक है, विकास की यही धारणा, यही विजन सबके सामने था, तो उसके हिसाब से लोग अपनी राय देते थे कि जो देश सबसे ज़्यादा आधुनिक है वो विकसित देश है, जिसमें आधुनिकीकरण चल रहा है वो विकासशील देश है, और जिसमें आधुनिकीकरण नहीं हुआ है अभी तक वो अविकसित देश है। ठीक है, आगे देखते हैं विकास के मॉडल। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल था। तो हमने अपनी बुक 1 में पढ़ा है, शीत युद्ध के दौर में हमने पढ़ा है, वहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी मॉडल क्या है और पूंजीवादी मॉडल क्या है। तो अमेरिका की विचारधारा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी मॉडल है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी मॉडल है और उसे हम सोवियत मॉडल भी कहेंगे। ठीक है, उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। आखिर क्यों प्रभावित थे? क्योंकि सोवियत मॉडल में हमने सोवियत अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी हैं, है ना। उसमें क्या है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है। इसी वजह से भारत के लोग उससे गहरे तौर पर प्रभावित थे। ठीक है, अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। ठीक है, राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। तो क्या था राष्ट्रवादी नेताओं के मन में बात कि जो आज़ाद भारत की सरकार है उसके आर्थिक सरोकार मतलब उसकी अर्थव्यवस्था, जो वो अपने नागरिकों के लिए आर्थिक विकास की बातें सोचता है, वो बिल्कुल अंग्रेज़ी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से बिल्कुल अलग होंगे। अंग्रेज़ी हुकूमत में क्या था, गरीबों के विकास पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था और असमानता बहुत थी उनके समय में। तो राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ये बात थी कि वो समानता से कार्य करेंगे और आर्थिक सरोकार उनके अंग्रेज़ों से बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये बात भी साफ हो गई कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण का काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। ठीक है, इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, चलो इसके बारे में भी जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ भारत के विकास के लिए पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल दोनों ही मॉडलों की कुछ एक बातों को लिया गया और उन्हें अपने देश में मिले जुले रूप से लागू किया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था तैयार की गई। तो इसको मैं आपको समझाऊँ अगर, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा निजी उद्योग रखना और आधुनिक होने पर उद्योगों पर ज़्यादा बल देना। ठीक है, और समाजवादी मॉडल में क्या था, सारा स्वामित्व सरकार के हाथ में था, है ना। सब चीज़ों पर सरकार का राज था, हर चीज़ में सरकार का हस्तक्षेप था और गरीबों के कल्याण में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो हमारे देश में इन दोनों ही मॉडल्स की बातों को लिया गया और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई। इसमें क्या हुआ, कुछ क्षेत्र तो सरकार के हाथों में गए और निजी क्षेत्र जो थे वो निजी उद्योगों के हाथ में गए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के गुण क्या थे इसमें खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। ठीक है, राज्य ने अपने हाथों में भारी उद्योग को रखा और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। ठीक है, राज्य में व्यापार का नियमन किया गया तथा कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए गए। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष क्या थे, योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और ना ही निजी क्षेत्र की वृद्धि के लिए कोई उपाय किया गया। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना की गई है या उसके दोष बताए गए हैं। ठीक है, तो उस पर नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने, दक्षिणपंथियों ने, वामपंथियों ने, सारी विचारधारा के लोगों ने अपने अपने विचार दिखाए मिश्रित अर्थव्यवस्था पर कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और ना ही निजी क्षेत्र की वृद्धि के लिए कोई उपाय किया। सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी हैं और इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ गई। और कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने केवल उसी क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जहाँ निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं थे। तो इस तरीके से सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी इस पर। आगे देखते हैं, योजना आयोग क्या है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं मंत्रिमंडल उसे मंजूर करे। तो ये जो नियोजित विकास करना था भारत का, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसमें सभी बुद्धिमान लोगों को या सभी राजनीतिज्ञों को और ऐसे लोगों को जो जनता के हित को जानते हैं, इन्हें सबको इस योजना आयोग में शामिल किया गया और यह आयोग क्या करता है, एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। ठीक है, इसकी सिफारिशें तभी काम कर सकती जब मंत्रिमंडल इसे मंजूर करे। ठीक है, योजना आयोग के उद्देश्य क्या उद्देश्य हैं इसके, पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, गरीबी का उन्मूलन करना मतलब गरीबी को खत्म करना, सामाजिक समानता की स्थापना करना, उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। तो ये सीधे साधे हमने योजना आयोग के उद्देश्य देखे। पर योजना आयोग आखिर सफल कितना हुआ,
है ना। 15 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी, पर ये सफल कितना हुआ? योजना आयोग अपने गठन के उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है, देश में गरीबी अभी भी है, गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है और अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्यरत है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब ये नीति आयोग क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो नीति आयोग के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो बॉम्बे प्लान क्या है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो ये जो योजना आयोग बनाया गया था, ये कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था, अचानक से नहीं बनाया गया। योजना आयोग एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए सरकार ने बनाया। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक ज़्यादातर उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते, मतलब वो नहीं चाहते कि देश में नियोजित विकास चले, वो खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहाँ पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई रोक टोक ना हो, सरकार का कोई अंकुश ना हो। पर ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक ऐसा तबका एकजुट हुआ जिसने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है, ठीक है। इस बॉम्बे प्लान के जरिए ही योजना आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। इसकी मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए ताकि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, ठीक है। तो ये हमने जाना कि योजना आयोग आखिर कहाँ से आया। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बॉम्बे प्लान के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आपके सामने बॉम्बे प्लान क्या था, आप एग्जाम में उसके बारे में आराम से लिख कर आ सकते हैं। फिर आता है नीति आयोग। तो वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कार्यरत है। आखिर क्या है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया गया। मतलब तो योजना आयोग में क्या था, योजना आयोग में केंद्र से राज्यों की तरफ एक पक्षीय नीतिगत क्रम, मतलब नीतियाँ राज्यों को बताई जाती थी पर राज्य उस पर अमल करे ना करे इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। राज्य उस नीतियों में भाग ले ना ले इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से योजना आयोग फेल हुआ। बट यहाँ पर क्या विकासवादी परिवर्तन लिया गया कि राज्यों ने सतत भागीदारी ली विकास में, ठीक है। विकास करने में देश का राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी हुई है और ये चेंज हुआ है नीति आयोग के आने से, ठीक है। आगे देखते हैं नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य क्या हैं। राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्र और रणनीतियों का विजन तैयार करेगा, ठीक है। इस विजन का कार्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है, ठीक है। मतलब राष्ट्र का एजेंडा क्या होगा, क्या क्या गोल्स होंगे जो पूरे करने हैं, तो यह राज्यों के आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोग को संवाद को बढ़ावा देगा। तो भाई देखो, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए राज्यों का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नीति आयोग तो ये क्या करेगा, राज्यों के आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से, मतलब सिस्टम के माध्यम से सहयोग और संघवाद को बढ़ावा देगा, ठीक है। गाँव के स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उच्चतर स्तर तक पहुँचाएगा, ठीक है। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए। हमारे समाज में उन वर्गों पर विशेष ध्यान देगा जिन पर आर्थिक प्रगति से उच्च प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम होगा। मतलब जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक प्रगति से ठीक से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, उन वर्गों पर विशेष ध्यान देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा तथा उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा, ठीक है। नीतियाँ तैयार करेगा, नीतियों के लिए ढांचा तैयार करेगा जो लंबे समय तक चले, ऐसी नीतियाँ तैयार करेगा और उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा कि कितनी प्रगति हो रही है, कितनी तेज़ी से नीतियाँ काम कर रही हैं और क्या क्षमताएं हैं उनकी, उसकी निगरानी करेगा। और मध्य अवधि संशोधन सहित नए सुधार किए जाएंगे। मध्य अवधि में उसमें संशोधन होगा नीति में, ठीक है। कैसे ही है वो नीति सही काम कर रही है, अगर ख़राब है तो उसको ठीक किया जाएगा कार्यक्रम को और नए सुधार किए जाएंगे, ठीक है, संशोधन के जरिए। महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचार वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी के लिए परामर्श को प्रोत्साहन देगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता तथा सहायक प्रणाली बनाएगा।
मतलब क्या करेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञ हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं और बाकी जो हितधारक हैं, मतलब समाज का हित करने वाले लोग हैं, उनके सहयोगात्मक समुदाय से, मतलब उनकी कमेटी से क्या करेगा, कमेटी के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। ठीक है, विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के कार्यक्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नीति आयोग के कार्य और उद्देश्य हमने देखे, आगे देखते हैं। नियोजन, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है नियोजन। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। पहले इसका अर्थ और आवश्यकता जानेंगे। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह कार्यों को क्रमबद्ध रूप से संपादित करने की एक मानसिक प्रवृत्ति है। तो यह कार्य करने से पहले सोचना है तथा अनुमानों के स्थान पर तथ्यों को ध्यान में रखकर काम करना है। तो नियोजन क्या है, पहले से पहले एक विजन तैयार करना और एक बौद्धिक प्रक्रिया मतलब सोच विचार कर कार्यक्रमों का ऐसा रूप तैयार करना जो ठीक तरीके से कार्य करे, और ये कार्य करने से पहले सोचना है। ठीक है, उसके बारे में पूरा क्राइटेरिया तैयार करना है और फिर अनुमानों के स्थान पर तथ्यों को ध्यान में रखकर काम करना है। ठीक है, भारत में कई कारणों से नियोजन की आवश्यकता अनुभव की। यह कारण है देश की निर्धनता। तो भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि देश की निर्धनता है। ठीक है, देश में बहुत निर्धनता है जिसकी वजह से नियोजन की आवश्यकता है। बेरोजगारी की समस्या है, औद्योगिकरण की आवश्यकता है, विभाजन से उत्पन्न आर्थिक असंतुलन तथा अन्य समस्याएं हैं जिनके लिए नियोजन की आवश्यकता है। सामाजिक तथा आर्थिक विषमता है, ठीक है, डिफरेंस है, असमानता है जिसकी वजह से नियोजन की आवश्यकता है। देश का पिछड़ापन होना, धीमी गति से विकास होना और विस्फोटक जनसंख्या आदि, इन सब मुद्दों को कंट्रोल में करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। ठीक है, अब नियोजन के उद्देश्य क्या है वो तो हमने आवश्यकताएं देखी। अब नियोजन के उद्देश्य क्या है, पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, गरीबी को खत्म करना, समाज में समानता स्थापित करना, जो साधन है उपलब्ध उनका उचित प्रयोग करना जैसा नीति आयोग में था, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, पिछड़ी जातियों को शिक्षा देना और सरकारी सेवाओं की सुविधाएं देना, अन्य पिछड़ी जातियों को समान स्तर पर लाना, उद्योगपति और श्रमिक दोनों को उत्पत्ति का उचित अंश देना। ठीक है, ये नहीं कि उद्योगपतियों को ज़्यादा पैसा दिया और श्रमिकों को कम, दोनों को उचित अंश देना, जितना उनका काम है उसके हिसाब से उनकी उत्पत्ति का अंश उन्हें देना। ठीक है, तो ये नियोजन के उद्देश्य हमने देखे। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, क्योंकि इस वीडियो के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और एक बार में जितना आपके माइंड में लोड हो सकता है उतना मैंने आपको समझाया है। जल्दी मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर को कंप्लीट हम उसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू माय सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि अक्टूबर में आई प्रॉमिस मैं आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँगी, आपके चैप्टर्स को कंप्लीट कराऊँगी। यहाँ पर नवंबर तक आपका टोटल सिलेबस स्टार्टिंग टू एंड तक सारे सब्जेक्ट्स में टोटल सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और दिसंबर में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, क्वेश्चन आंसर सीरीज सब चीज़ अपनी कंप्लीट कर लेंगे ताकि जनवरी में जब आप लोग अपने प्री बोर्ड दो तो आपके स्कूल वालों को भी पता चल जाए कि आप पूरे तरीके से बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।